Hello everyone, welcome to the very first video of your own physics channel Physing. In this video we are going to discuss about some questions which have appeared on April 2 Shift 1 JEE Main from the syllabus Physics. Okay, तो इस चैनल पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा फिजिक्स से रिलेटेड और स्पेशली जेईई और नीट सिलेबस का, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे प्लस स्ट्रेटजी वीडियोस मिलेंगी प्लस आपको और भी कई सारे लेक्चर्स मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे जेईई और नीट में अच्छा स्कोर अचीव करने में, स्पेशली इन फिजिक्स. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सो हियर इट इज. ओके, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस. टू चार्जेस Q and another charges 9Q are placed at a distance L from each other. Okay, then the electric field will be zero at. आपको क्या फाइंड करना है? बेसिकली आपके पास दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस है. आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होना चाहिए. तो मैं एज्यूम करता हूँ कि कोई एक रैंडम पॉइंट O जिसकी डिस्टेंस Q से होगी X एंड 9Q से ऑब्वियसली L माइनस एक्स. यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो. तो कर देते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट विल बी KQ डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट विल बी K 9Q डिवाइड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वेयर. दोनों को कंपेयर करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. लेट्स फाइंड आउट. K से K गया, Q से Q कैंसिल आउट. आपके पास क्या आया? 9x स्क्वेयर विल बी इक्वल टू L माइनस एक्स होल स्क्वेयर. होल स्क्वेयर मूव करेंगे रूट आएगा. 3x विल बी इक्वल टू L माइनस एक्स. मुझे क्या वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू. तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 4x विल बी इक्वल टू L एंड x विल बी इक्वल टू L बाई 4. इट मीन्स आपके पास जो पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वो है Q चार्ज से L बाई 4 डिस्टेंस दूर. क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है? डिस्टेंस L बाई 4 फ्रॉम 9Q? नहीं. डिस्टेंस L बाई 4 फ्रॉम चार्ज Q? यस. तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन. सिंपल सा क्वेश्चन था. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर सेंटर ऑफ मास या रिजिड बॉडी डायनेमिक्स आप कह सकते हैं. आपको क्या गिवन है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ L इज अल्फा व्हेन इट इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर. यानी आपके पास एक रोड है, ठीक है, रोड है जिसका मास आपको गिवन है m, लेंथ आपको गिवन है L और उसके सेंटर से बिल्कुल परपेंडिकुलर एक एक्सिस पास हो रहा है. और इस एक्सिस के अबाउट जब ये रोड रोटेट करेगा तो आपको पता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? I विल बी इक्वल टू ml स्क्वेयर बाई 12. ठीक है, इतना पार्ट आपको गिवन है और इस पार्ट की वैल्यू आपको गिवन है अल्फा. नाउ आगे क्या लिखें? इफ़ द रोड इज ब्रेकन इनटू टू इक्वल हाफ्स. ठीक है, दो हाफ्स में इसी रोड को आपने कट कर दिया एंड अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर. तो फिगर में कुछ ऐसे दिखाया गया है. इसी रोड को मैंने दो पार्ट्स में कट किया. फर्स्ट पार्ट, और इस फर्स्ट पार्ट का मास होगा m बाई 2 और इसकी लेंथ होगी L बाई 2. एक और पार्ट होगा सेम टू सेम ऐसा ही, उसका मास भी m बाई 2 एंड उसकी लेंथ भी L बाई 2 और उसको कुछ प्लस के साइन की तरह अरेंज कर दिया गया. एंड यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम इन फॉर्म ऑफ अल्फा. तो फाइंड कर देते हैं. ओके, तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ सिस्टम में आपके पास दो रोड्स हैं. दोनों रोड्स का अलग अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे और दोनों को आप ऐड कर सकते हो. तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू I इक्वल्स टू I1 प्लस I2. ठीक है, तो फाइंड कर देते हैं हम. I विल बी इक्वल टू I1 की बात करूँ यानी इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट 1 बाई 12 इंटू में मास इंटू में लेंथ का स्क्वेयर एंड व्हाट यू विल गेट 1 बाई 12 इंटू m बाई 2 इंटू L स्क्वेयर बाई 4. तो आपके पास ये वैल्यू लगभग आ गई. m L स्क्वेयर बाई 12 को आप लोग लिख सकते हो अल्फा बाई 8. ओके, तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास अल्फा बाई 8 आया. सिमिलरली दूसरा कितना आएगा? वो भी अल्फा बाई 8 आएगा क्योंकि सेम रोड है, सेम एक्सिस है.
then the net moment of inertia will be equal to alpha by 8 plus alpha by 8, and it will be equal to alpha by 4, and that will be your answer. So option number 4 is your answer. So now next question. तो क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आपके पास? थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात हो रही है, चेक कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एडियाबैटिक प्रोसेस. आपको 4 इक्वेशंस, 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, चारों में से कॉम्बिनेशन आपको बताना है कौन सा सही होगा, ए बी बी सी सी डी ए डी. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट. ए, मोलर हीट कैपेसिटी इज 0. अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करूं, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, आपके पास ना हीट आती है ना हीट जाती है. अगर हीट आएगी नहीं जाएगी नहीं तो नेट मोलर हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू 0. तो आपका ए ऑप्शन तो करेक्ट है. ओके, नाउ बी पे बात करते हैं. मोलर हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट. मोलर हीट कैपेसिटी 0 है तो इनफाइनाइट कैसे होगी, तो ये ऑब्वियसली स्टेटमेंट गलत होगी. नाउ सी की बात करते हैं. वर्क डन ऑन गैस, ऑन गैस की बात हो रही है, इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. बिल्कुल, वर्क डन जो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में ऑन गैस वो इक्वल होता है इंटरनल एनर्जी के चेंज में. ये भी स्टेटमेंट आपकी सही है, ए भी सही था. नाउ डी पे बात कर लेते हैं. द इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. नहीं, बिल्कुल भी नहीं, स्टेटमेंट ही रॉन्ग है. तो आपके पास कौन सी स्टेटमेंट बची, ऑप्शन ए एंड सी. तो ए और सी कहाँ आ रही है आपके पास, इन ऑप्शन नंबर 1. सो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. थर्मोडायनेमिक्स से भी एक सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस से. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो फोर्सेस की बात हो रही है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से होगा. तो देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन का लेवल भी देखते हैं. आपके पास एक स्क्वायर लेमिना गिवन है जिसका मास है m, यानी आपके पास एक लेमिना गिवन है. ओके, उस लेमिना में उसने कंडीशन दी है इज एट रेस्ट. अगर ये लेमिना आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो वैल्यू ऑफ f क्या होनी चाहिए. f कहाँ है सिस्टम में, ये रहा. तो f की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ऑब्वियसली f फोर्स होगा तो आंसर आपका न्यूटन में है. न्यूटन में ऑप्शन आपको गिवन है. और इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर आपको पता हो तो सिस्टम विल बी एट रेस्ट होते हैं. तो चलो ऑब्जर्व करते हैं. यहाँ 10 न्यूटन फोर्स है, यहाँ भी 10 न्यूटन फोर्स है. दोनों फोर्सेस का अगर मैं रिजल्टेंट फाइंड करूँ तो इस डायरेक्शन में होगा 10√2 न्यूटन. ओके, फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में और इसके जस्ट ऑपोजिट डायगोनल वाला पॉइंट फिक्स है. इट मीन्स इस फोर्स का नेट इफेक्ट 0 होगा. ठीक है, ये फोर्स कैंसिल आउट होगी, बची आपके पास ये दोनों फोर्सेस और ये दोनों फोर्सेस. अब इसकी बात करता हूँ, 10 10, तो रिजल्टेंट आएगा 10√2 न्यूटन. और कंडीशन आपको गिवन है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जितना फोर्स इस तरफ लग रहा है सेम टू सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही फोर्स लगना चाहिए. यहाँ भी 10√2 न्यूटन आएगा. टू गेट द आंसर 10√2 न्यूटन, फोर्स F की वैल्यू जो होनी चाहिए दैट विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन. एक सिंपल सा क्वेश्चन, तो ऑब्वियस बात है 10 न्यूटन होगा तो आपका आंसर 10 न्यूटन ऑप्शन नंबर ए. तो सिंपल से क्वेश्चन आए, अभी तक 4-5 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट कर लिए, कोई ज़्यादा कुछ था नहीं, सिंपल एंड इजी क्वेश्चंस थे. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. तो ये क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर से, क्लास 12th. और अगर आपने मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर की थ्योरी को थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा होगा तो आप ऑब्वियसली बता पाएंगे इन चारों में से कौन सा इक्वेशन सही है, क्योंकि ये इक्वेशन आपके थ्योरी में एक फॉर्मूले की तरह काम करता है, वेयर रिलेटिव परमिएबिलिटी विल बी इक्वल टू 1 + chi_m. तो आंख बंद करके आप इसको टिक कर सकते हैं. इसमें कुछ सोचने वाला कुछ नहीं था, कैलकुलेशन कुछ नहीं थी, जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट. ओके, तो क्वेश्चन आपको कहाँ से गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल. यानी आपके पास इस बार जो क्वेश्चन आया है वो आया है आपके चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से, उससे क्वेश्चन आया. देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है, कहाँ बातें हो रही हैं. आपको मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो फाइंड करना है टू द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल
टू मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, और आपको गिवन है x/r का रेशियो। तो कुछ इस तरह का सीन है आपके पास, एक सर्कुलर कॉइल है, उस सर्कुलर कॉइल का सेंटर O, और उसी सर्कुलर कॉइल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पर कोई पॉइंट है P, एंड यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर टू मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द कॉइल। इनका रेशियो फाइंड करना है, तो कर देते हैं। मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज गिवन एज म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, बिल्कुल, एंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस x विल बी गिवन एज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r² प्लस x स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2 एंड एक चीज़ और, यहाँ पर आपके पास r भी आता है, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं और आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। बी नॉट डिवाइड बाई बी पी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r इंटू म्यू नॉट आई r 2r² प्लस x स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। म्यू नॉट आई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, what you will get r² plus x² raised to the power 3/2 divide by r into r²। ठीक है, अभी अपने सोल्व कर देते हैं इसे। ओ जस्ट अ मिनट। ओके नाउ r² को अगर मैं इसी इक्वेशन से कॉमन ले लूँ, मेरे पास क्या आएगा, r² कॉमन लोगे 3/2, तो आपके पास क्या बचा r³, सॉरी r² कॉमन लो, r³ बचेगा, अंदर आपके पास 1 प्लस x² अपॉन में r² की पावर 3/2 विल बी डिवाइडेड बाई r² क्यूब गया, x/r की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 3/4। सॉरी यहाँ पे r² ही कॉमन आएगा, वो कैंसिल आउट होगा, आपके पास फाइनल इक्वेशन इतनी बचेगी। x/r की वैल्यू को इंसर्ट करवा दो यहाँ पर, x/r की वैल्यू कितनी 3/4, 3/4 को अगर मैं यहाँ इंसर्ट कराऊंगा स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 एंड रेज टू द पावर 3/2, 16 प्लस 9 25/16 रेज टू द पावर 3/2, और आप इसको लिख सकते हो 25 यानी 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, और आपका आंसर आएगा 5³ बाई 4³, और आपको पता होगा दैट इज इक्वल्स टू 125 एंड 4³ इज इक्वल्स टू 64, एंड दैट शुड बी योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए एट सेंटर एट एनी डिस्टेंस x, और दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो फाइंड कर दो, और आपका आंसर आपके सामने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कौन से चैप्टर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज, अगेन फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से आपके पास क्वेश्चन आया। आपको क्या फाइंड करना है कि आपके पास एक चार्ज Q है, आपके पास एक प्लेट हैविंग चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, अनदर प्लेट हैविंग चार्ज डेंसिटी -2 सिग्मा। तो इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। मेरे पास सिस्टम एक है, एक प्लस सिग्मा की प्लेट, एक -2 सिग्मा की प्लेट, और यहाँ कुछ चार्ज है Q। इस Q चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा होगा और कहाँ से लग रहा होगा देख लेते हैं। प्लस तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होगा प्लस x की डायरेक्शन में, और -2 सिग्मा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा प्लस x डायरेक्शन में, दैट विल बी इक्वल टू 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस चार्ज विल बी इक्वल टू 3 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। और आपको क्या फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला याद हो, F इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज की वैल्यू Q, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितना है 3 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। 3 सिग्मा Q/2 एप्सिलॉन नॉट नहीं, 3 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, ये रहा, ये भी गलत, ये भी गलत। सिंपल सा क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था।
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आजकल जेई मेन में आ रहे हैं आपके पास, अप्रैल 2 सेशन 1। नाउ अनदर क्वेश्चन, तो यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। मैच द कॉलम, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, प्रेशर ग्रेडियंट, कंप्रेसिबिलिटी, प्लैंक कांस्टेंट, और आपको मैच करवाना है, इनके डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इजी वाला उठाते हैं। हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट की बात करूं, प्रेशर ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास प्रेशर डिवाइड बाय लेंथ। प्रेशर डिवाइड बाय लेंथ, प्रेशर का डायमेंशन अगर नहीं आता तो फोर्स का, प्रेशर का फॉर्मूला तो आपको आता होगा, दैट इज फोर्स डिवाइड बाय एरिया इनटू में डिस्टेंस। L1 से L1 कैंसिल, तो आपके पास डायमेंशन आई m1 L-2 T-2। तो क्या ऐसा कहीं ऑप्शन है हमारे पास m1 L-2 T-2? तो आपके पास b का तो आना चाहिए थर्ड, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। चलो अब किसकी चेक करें, प्लैंक्स कांस्टेंट की। प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला आई थिंक आपको आता होगा, नहीं आता तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला आता होगा, E इज इक्वल टू एच म्यू। एनर्जी की अगर डायमेंशन की मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला ये आपको आता है m1 इंटू वी स्क्वेयर L2 T-2 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है, टाइम इनवर्स डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी आएगी, यानी टाइम इनवर्स टाइम ऊपर जाएगा, तो यहाँ T-1 की जगह आपके पास आएगा T-2 की जगह T-1, एंड दैट विल बी इक्वल टू h की डायमेंशन यानी प्लैंक्स कांस्टेंट m1 L2 T-1। तो आपके पास C का, सॉरी D का आपके पास ऑप्शन आना चाहिए फोर्थ। तो कहाँ है, B3 D4 B3 D4, तो आपके पास ऑप्शन 1 और 4 बच गई। तो अब किसका चेक करोगे, विस्कोसिटी कोफिशिएंट। विस्कोसिटी कोफिशिएंट का अगर फॉर्मूला नहीं आता तो फोर्स का फॉर्मूला आता है 6 पाई आर नीटा भी। तो नीटा को मैं लिख सकता हूँ फोर्स डिवाइड बाय आर इंटू में वी, वेयर वी इज़ वेलोसिटी, आर इज़ रेडियस। फोर्स की डायमेंशन m1 L1 T-2, रेडियस की L1 v यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको पता है मीटर पर सेकंड होते हैं, ओके। तो आपके पास नीटा की डायमेंशन आई m1 L-1 T-1 प्लस 1, तो T-1। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है हमारे पास, m1 L-1? तो आपके पास A का 2, B का 3, C का 1, D का 4, दैट शुड बी योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको 4 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ दी गई थी और उनके डायमेंशंस फाइंड करने थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर, प्लस थोड़ा बहुत यहाँ पे इक्विलिब्रियम का सीन बनाया गया है। द फिगर शोज एन इनफाइनाइट प्लेट, आपके पास इनफाइनाइट प्लेट है, ठीक है, हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी, एंड अ स्मॉल चार्ज्ड पार्टिकल having charge q is placed at this point and having mass m is suspended by a light insulating thread, और उसको एक light insulated thread से suspend कर दिया गया। find sigma if the charge is in equilibrium। अब मुझे ये बताएं किस चार्ज पर इस प्लेट के कारण एक फोर्स लग रहा होगा, कितना लगेगा, q इंटू ई, प्लस इसी चार्ज के पास मास भी है तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, ठीक है। मुझे क्या वैल्यू फाइंड करनी है, सिग्मा की। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग यही करते हैं, फोर्सेस को कंपेयर। तो देख लेते हैं, आपके पास ये टेंशन, ठीक है, ये एंगल 45, तो ये एंगल भी 45, तो मैं ये कह सकता हूँ टेंशन का कंपोनेंट कोस का और टेंशन का कंपोनेंट साइन का। अगर मैं दोनों सभी फोर्सेस को कंपेयर करूँ, एक्स एक्सिस की फोर्सेस को कंपेयर करूँ, तो मेरे पास आएगा t साइन 45 विल बी इक्वल टू क्यू ई, एंड वाई एक्सिस के कंपोनेंट्स को कंपेयर करूँ तो मेरे पास आएगा t cos 45 विल बी इक्वल टू
mg। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 1 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, यू विल गेट 1045 विल बी इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी। 1045 ऑब्वियसली 1 होता है, आपको सभी को पता है, तो एम जी विल बी इक्वल टू क्यू ई। अब मुझे फाइंड क्या करना था, सिग्मा की वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट, चार्ज शीट या चार्ज प्लेट कह सकते हो, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई की जगह 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पुट कर दो। एम जी विल बी इक्वल टू क्यू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास जो सिग्मा का वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2, ई की वैल्यू आपके पास है, ठीक है, 2 एम जी एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई क्यू। क्या कहीं ऐसा ऑप्शन है आपके पास, 2 एम जी एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई क्यू? ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो दैट इज़ योर आंसर। और इसकी एक अदर अप्रोच भी आप लोग यूज़ कर सकते थे। उस अप्रोच में आप अगर देखते कि चारों ऑप्शंस में यूनिट्स का जो सिस्टम है वो कुछ अलग है, तो आप अगर डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते तब भी आप शायद आंसर बता पाते। तो मैंने तो आपको मेन जो अप्रोच है वो बताई है। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए डिवाइड बाई बी स्क्वायर फ्रॉम द गिवन फॉर्मूला। आपके पास एक फॉर्मूला गिवन है और सिंबल्स का मीनिंग जो है यूजुअल है, यानी पी फॉर प्रेशर और वी यहाँ पर वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा। और ऐसा क्वेश्चन कई बार जेई मेंस में आ चुका है, उसमें भी यही बात होती है ए और बी की यूनिट्स की। तो यहाँ पे आपको क्या कि गिवन है कि एक इक्वेशन गिवन है, उसमें आपको फाइंड करना है ए बाई बी स्क्वायर की जो यूनिट होगी वो किसके या उसके डायमेंशंस किसके सेम है, एनर्जी डेंसिटी के, एनर्जी के, इंटेंसिटी के या पावर के। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो इक्वेशन मेरे पास कितनी गिवन है, पी ए अपॉन पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। ओके, तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। मुझे ये पता है दोनों में प्लस हो रहे हैं, दोनों में प्लस होगा तो ए अपॉन में वी स्क्वायर का जो नेट रिजल्ट है वो प्रेशर की यूनिट में आना चाहिए, यानी प्रेशर की डायमेंशंस में आना चाहिए। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ए अपॉन में वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रेशर, ए विल बी इक्वल टू पी इंटू वी स्क्वायर। ओके, ए की अगर मैं यूनिट फाइंड करूँ, प्रेशर की यूनिट आपको पता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया, m1 L माइनस 1 T माइनस 2। और वॉल्यूम आपको पता है, L क्यूब का स्क्वायर करोगे तो L 6। तो आपके पास आंसर आएगा m1 L5 T माइनस 2। अब थोड़ी सी बात B पर कर लेते हैं। B एल्जेब्रिकली ऐड हो रहा है, यानी माइनस हो रहा है वॉल्यूम से, तो यानी B की जो डायमेंशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए L क्यूब की फॉर्म में। आपके पास A का डायमेंशन आ गया, B का डायमेंशन आ गया, देन A बाई बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू m1 L5 T माइनस 2 डिवाइड बाई L क्यूब का स्क्वायर यानी L6। तो आपके पास आंसर आएगा m1 L माइनस 1 T माइनस 2। अब मुझे ये ऑब्जर्व करना है कि ये डायमेंशन किसकी पॉसिबल है। तो फर्स्ट ऑप्शन स्टार्ट करता हूँ, एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन होती है आपके पास m1 L2 T माइनस 2, जो कि कतई नहीं है। एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करूं तो आपके पास क्या आएगा, m1 L माइनस 1 T माइनस 2 क्या आएगी, और ये सेम है, बिल्कुल सेम है। सो एनर्जी डेंसिटी इज़ योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आपको अगेन डायमेंशंस का कंपैरिजन करना था और आंसर आपको फाइंड आउट करना था। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपके फेवरेट चैप्टर आरबीडी से क्वेश्चन आया, देखते हैं क्या बात हो रही है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी व्हेन 1 मीटर रोप इज पुल्ड। तो आपके पास एक डिस्क है जिसका मास भी गिवन है, आपको रेडियस भी गिवन है। आपको फाइंड करना है एंगुलर वेलोसिटी जब इस स्ट्रिंग को 1 मीटर तक पुल किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन में दो फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो टॉर्क का आई अल्फ़ा, उसके बाद एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होती है यहाँ पर।
तो यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होती है वो ऑब्वियसली रोटेशनल मोशन वाली होगी, तो कर लेते हैं। आइए, तो सबसे पहले मैं अल्फ़ा फाइंड आउट करता हूँ टॉर्क वाले फॉर्मूला से। टॉर्क का मुझे फॉर्मूला पता है आर इंटू एफ, क्योंकि यहाँ पर आर और एफ के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इज इक्वल्स टू आई इंटू एल्फ़ा। आर आपके पास कितना है 0.1, एफ कितना है 20। आई की अगर मैं बात करूँ, डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी 10 इंटू 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू में अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, 0.1 से कैंसिल आउट, 10 इंटू 0.1 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आई 40 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है, और यहाँ पर शायद एक कंडीशन मिस है, दैट इज़ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, यानी आपके पास ओमेगा नॉट 0 है और आपको फाइंड करना है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को। तो एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल 0 है, फाइनल आपके फाइंड करनी है, अल्फ़ा आपके पास है और आपको गिवन है डिस्प्लेसमेंट की बातें हो रही हैं। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन जो यूज़ करूँगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2, ऐसा आपने सुना होगा। इसी को जब आप रोटेशनल फॉर्म में लिखते हो तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2 अल्फ़ा थीटा। ये टर्म आपके पास 0 है, आपको ओमेगा एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 अल्फ़ा आपके पास है 40, बचा क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बट आपको डिस्प्लेसमेंट कौन सा गिवन है 1 मीटर की फॉर्म में, यानी थीटा में गिवन नहीं है, तो उसको थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं इस पूरे डिस्क के पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर का एंगल कितना होता है 2 पाई। 2 पाई एंगल में कितना डिस्टेंस कवर अप हो रहा होगा इसके पेरीमीटर के बराबर, तो पेरीमीटर इसका कितना है 2 पाई इंटू में 0.1, क्योंकि 0.1 आपका रेडियस, यानी 1 रेडियन में ये कितना एंगल कवर अप करेगा। सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करो। ओके, आपके पास पूरे पेरीमीटर में कितना एंगल कवर अप कर रहा होगा 2 पाई। यूनिट पेरीमीटर में कितना एंगल कवर अप करेगा 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई इंटू में आर, और मुझे यूनिट पेरीमीटर का ही फाइंड करना है यूनिट वैल्यू के लिए। तो आपके पास जो थीटा आया दैट विल बी इक्वल टू 1/0.1, तो उसको यहाँ पर आप पुट कर सकते हो 1/0.1, ऊपर जाएगा 10 बनेगा, तो आपके पास ओमेगा फाइनल की वैल्यू आई 800। स्क्वायर में रूट करोगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू √8, और √8 को आप लोग लिखते हो 2 इंटू √2, तो आपका आंसर है 20√2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी रेडियन पर सेकेंड। तो 20√2 कहीं है, ये रहा। इसमें मेन पार्ट आपका यही था कि 1 मीटर में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, पूरी की पूरी पेरीमीटर में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 पाई, तो यूनिट पेरीमीटर में कितना होगा 2 पाई डिवाइड बाई दिस टर्म, तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है 1/0.1, यानी 10 रेडियंस का। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया। ऐसे क्वेश्चन अक्सर क्लासेस में करवाए जाते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और नीट में भी आ चुके हैं और जेई मेन में तो बहुत बार आ चुके हैं। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, तो जेनर डायोड का क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर सेमीकंडक्टर। क्या क्या गिवन है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले जेनर डायोड आपके पास है, आपको उसका वोल्टेज गिवन है दैट इज़ 5 वोल्ट, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, उसको वोल्टेज रेगुलेटर की फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है इस कंडीशन के अंदर। अनरेगुलेटेड सप्लाई ऑफ द बैटरी इज़ 10 वोल्ट, यानी आपके पास बैटरी 10 वोल्टेज की गिवन है, ठीक है, हमें पता है। द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस 100 ओम गिवन है। द करंट थ्रू जेनर डायोड इज़ 4 टाइम्स द लोड करंट, यानी जेनर डायोड में से जितना करंट पास हो रहा होगा वो इस करंट का 4 टाइम है। ओके, तो मुझे फाइंड का करना है यहाँ पर, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। ये आपके पास
4i, ये आपके पास जस्ट आई। द लोड रेजिस्टेंस एंड द करंट थ्रू द लोड शुड बी, आपको फाइंड करना है इस लोड रेजिस्टेंस RL का वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ दिस I। तो फाइंड आउट कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे ये पता है इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना होगा 10 और यहाँ पर 5, तो यहाँ से यहाँ तक जाने वाला करंट कितना होना चाहिए आपके पास 4i और I, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 5i एंड 5i इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 माइनस 5 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 100, 5/100 आपका आंसर, और यू कैन से 0.05 एम्पियर। तो कहीं ऐसा ऑप्शन है हमारे पास 10 मिली एम्पियर 5 मिली एम्पियर, तो ये रहा 20 नहीं है 50 नहीं है। तो यार एक चीज़ फाइंड करते ही आपका क्वेश्चन तो हो गया, बट स्टिल अगर आपका मन है आप RL की वैल्यू भी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब मुझे ये पता लग गया कि I की वैल्यू कितनी है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर रीजन में आपके पास जितना वोल्टेज है उतना वोल्टेज यहाँ पर होगा, आपके पास वोल्टेज की वैल्यू है, आपके पास करंट की वैल्यू भी है, तो आप इजीली रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर एटम्स। तो एटम चैप्टर से आपके पास क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बात कर लेते हैं। एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ H एटम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ He प्लस एटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स। तो एनर्जी की बातें हो रही हैं एटम में। अगर आपको याद हो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth लेवल दैट इज इक्वल टू माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके पास फॉर्मूला होता है एनर्जी का। इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं और आप फाइंड आउट करते हैं इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट होनी चाहिए। तो वो कह रहा है कि एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ H एटम, यानी H एटम की एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। अगर मैं H एटम की बात करूं, ग्राउंड स्टेट में N1 होता है और H के लिए Z1 होगा, तो ग्राउंड स्टेट में इसकी वैल्यू आएगी माइनस 13.6 EV। ओके, इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ He प्लस एटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। He एटम की बात हो रही है, He एटम में Z होता है आपका 2 के बराबर। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है, यानी पहली एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट आपके पास n इक्वल टू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपके पास होगी n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 पुट करते हैं इसमें और Z को भी 2, तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 13.6। Z की जगह 2 पुट करो, n की जगह भी 2 पुट करो, 2 से 2 कैंसिल। क्या ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आई? येस ऑफ कोर्स बराबर आई। तो ये वाली इक्वेशन तो आप स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं दूसरे का, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ H एटम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ He प्लस एटम इन सेकंड। नहीं नहीं नहीं, वो तो ऑलरेडी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बराबर आ चुका है, तो ये तो गलत है आपका। अब आया एनर्जी ऑफ H एटम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ Li3 प्लस एटम इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब लिथियम की बात हो रही है, तो लिथियम की भी एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। Z इक्वल टू 3 होता है लिथियम के केस में, और किस स्टेट की बात हो रही है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी n इक्वल टू 3। तो E की वैल्यू आपके पास आई माइनस 13.6, Z स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर करोगे 3 स्क्वेयर डिवाइड बाई 3 स्क्वेयर, तो आपका आंसर आया माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के इक्वल है। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट, दैट इज रॉन्ग। तो A और C कहीं कॉम्बिनेशन में है, ये रहा, तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ओके, तो रे ऑप्टिक्स से आपके पास इस बार क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन है बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट इमेज। इमेज की डिस्टेंस की बात हो रही है, और अगर मैं सीन देखूं, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का गिवन है, इस मीडियम का गिवन है, तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये आपका टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसिस।
इस टॉपिक से आपके पास क्वेश्चन आए तो इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको याद हो, म्यू टू अपॉन में वी माइनस म्यू वन अपॉन यू विल बी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई आर, वेयर म्यू टू इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको म्यू टू की जगह यहाँ पे एन सिंबल यूज़ किया, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूज़ तो सेम ही रहेंगी। सभी वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो मुझे वी फाइंड करना है जो कि मुझे नहीं पता। म्यू टू की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ 1/1.5 डिवाइड बाई वी माइनस म्यू वन की वैल्यू आपके पास 1 डिवाइड बाई यू, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपके पास कितना गिवन है 0.16। और अगर मैं साइन कन्वेंशन का यूज़ करूँ तो माइनस में तो यहाँ माइनस लगाओगे तो ये मतलब ये ऊपर प्लस हो गया आपके पास, विल बी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन यानी 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर यानी रेडियस। रेडियस की अगर मैं बात करूँ, रेडियस आप मेज़र करोगे इस तरफ तो ऑब्वियस बात है यहाँ के आप डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेते हो तो 0.2। तो सॉल्व कर लेते हैं। 1.5 v प्लस 1/0.16 विल बी इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 0.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यू विल गेट 5/2। 1.5 अपॉन v इज इक्वल्स टू 5/2 माइनस 0.16। पॉइंट हटाओगे 100 आएगा ऊपर। ओके, एलसीएम ले लेते हैं एक बार। 2 and 16 तो 16 एलसीएम आएगा 40 माइनस 100। कहीं कोई गलती तो नहीं हुई ना? 1.5 माइनस, ठीक है सही चल रहा है। 40 माइनस 60 डिवाइड बाई 16 विल बी इक्वल टू 1.5 अपॉन में v। अब इसको फर्दर सोल्व कर देते हैं। v विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 16 डिवाइड बाई 60। 4/10 4/10 का आंसर आएगा 0.4 और ये आंसर आ रहा है आपका माइनस में। तो माइनस में आपके पास आंसर आ रहा है तो इट मीन्स इमेज शुड बी एट द लेफ्ट ऑफ करंट सरफेस। दैट शुड बी योर आंसर, क्योंकि आंसर हमारा माइनस में आ रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, शायद कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है इमेज हमारी राइट साइड में बनती है। तो आपके पास म्यू टू गिवन है, फॉर्मूला हमारा एज इट इज़ हमने सही लगाया 1.5 डिवाइड बाई वी प्लस होगा बिकॉज डिस्टेंस इज इन दैट राइट 1.1.6 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई आर। तो आपका यार ऑप्शन 1 नंबर बैठेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है। आपके पास दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट रिलेशंस गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम एक्सीलरेशन फॉर रिजल्टेंट की बात करूँ और मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करूँ। अगर आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद हो, ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में एम्पलीट्यूड। तो ओमेगा दोनों केसेस में सेम है आपके पास, माइनस साइन आप हटा दीजिए, मैक्सिमम की बात हो रही है 5 का स्क्वायर। अब बात आती है एम्पलीट्यूड की। अब एम्पलीट्यूड किसका? इनके रिजल्टेंट का। अब रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपको याद हो कि दो वेव्स जब सुपर इम्पोज करती हैं तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का दिखता है। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 इंटू में cos फाइव। आपको सभी वैल्यूज गिवन है। a1 की बात करूं √7 का स्क्वायर प्लस a2 की बात करूं 2√7 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 7 इंटू 2√7 कोस फाइव यानी कोस π/3। कोस π/3 यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं। √7 का स्क्वायर क्योंकि 7, यहाँ 4 इंटू 7 यानी
28 √7 इंटू √7 7 7 इंटू 4 28 एंड कोस पाई बाय 3 यानी साइन पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 क्या होता है 1/2, तो ये आया आपके पास 14। 28 प्लस 7 प्लस 14 विल बी इक्वल टू √49 और 49 का रूट होता है आपका 7। तो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आता है 7। तो 7 को यहाँ इंसर्ट कराओ, आपके पास आंसर आएगा 25 इंटू 7 एंड 25 इंटू 7 आपके पास कहाँ गिवन है, ये रहा 175 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। तो 1D का क्वेश्चन है आपके पास, या फिर आप कह सकते हो स्ट्रेट लाइन मोशन का क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x विथ कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। एक कार है, इस पॉइंट से चली, यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस कवर अप किया x, और उसकी स्पीड कितनी रही 5 मीटर पर सेकेंड। एंड देन इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 3x/2, और उसने एक और डिस्टेंस कवर की इसी के बाद 3x/2, और उसमें उसके पास कांस्टेंट स्पीड रही v2 जिसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं है। अगर इसी केस में एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी इज़ 50/7, अगर आपके पास एवरेज स्पीड 50/7 मीटर पर सेकेंड गिवन हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ v2। कर सकते हैं, देखिए कैसे। v एवरेज यानी एवरेज स्पीड का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, फाइंड कर लेते हैं। v एवरेज विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस x प्लस 3x/2 दैट विल बी इक्वल टू 5x डिवाइड बाई 2। ओके, टोटल टाइम सपोज करो यहाँ से यहाँ तक टाइम t1 लगा, यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा था t2, तो टोटल टाइम आप लिख सकते हो t1 प्लस t2। तो v एवरेज विल बी इक्वल टू 5x/2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। यहाँ से यहाँ तक आपके पास टाइम t1 लग रहा है, और मुझे पता है t1 विल बी ऑल्सो इक्वल टू x अपॉन में स्पीड, तो आप t1 की जगह पुट कर दो x डिवाइड बाई 5 प्लस t2 की बात होगी। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है t2 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 3x डिवाइड बाई 2v, और v की जगह v2 लिख दो क्योंकि मुझे इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। और v एवरेज आपको कितना गिवन है 50/7, तो आपको v2 फाइंड करना है। सिंपली सॉल्व कर देते हैं, x कैंसिल, 5/2 विल बी डिवाइड बाई 1/5 प्लस 3/2v2। एलसीएम लो और सॉल्व कर दो। 50/7 विल बी इक्वल टू 5/2 इंटू में आप यहाँ एलसीएम लोगे, क्या आएगा 10v2, 10v2 तो यहाँ आएगा 2v2 प्लस 2v2 और 15, ठीक है। 10 से 10 गया, तो आपके पास क्या आएगा 4v2 प्लस 30 विल बी इक्वल टू 7v2। 30 will be equal to 7 minus 4 3, and v2 will be equal to what 10 मीटर पर सेकेंड, और ये तुम्हारा आंसर। तो आपके v2 की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। इनफ फॉर टुडे, अभी क्वेश्चंस शायद और पड़े होंगे। तो अब तक के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमने कर दिए। तो अगर ओवरऑल लेवल की बात करें, लेवल काफ़ी इजी था। क्वेश्चन जो थे आपके
बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कुछ ज़्यादा सोचने वाले नहीं थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। और ऐसे क्वेश्चन थे जो आप लोग प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस में भी करते हो, और नॉर्मली अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी तो आप ऐसे क्वेश्चन क्लास में भी करते हो, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस में आते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा हाई फाई बातें नहीं करी गई थी। तो अभी तक हमारे पास इतने क्वेश्चंस आए थे, सबके सब क्वेश्चन थे मेमोरी बेस्ड। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे सबके सब। हो सकता है किसी क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई हो क्वेश्चन की फ्रेमिंग में, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, एनटीए क्वेश्चन नहीं है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया कि आपको बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।